नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र माला। स्वागत करती हूं मैं आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो दोस्तों आपके लिए लेके आई हूं वो है होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप। जो थर्ड ग्रुप है हमारा वो है अलाइनमेंट ग्रुप, जो हमारे एक्सेल की सीरीज का पार्ट 5 है, जिसमें कि हम अलाइनमेंट ग्रुप के जितने भी कमांड है उसके बारे में विद प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे और इसको आसान तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अलाइनमेंट ग्रुप आप देख पा रहे होंगे, थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप में अलाइनमेंट में सबसे पहले जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले जो कमांड दिए हुए हैं वो है अलाइनमेंट का। सॉरी, ये है हमें अलाइनमेंट को कैसे सेट करना है और कितने तरह के अलाइनमेंट होते हैं। तो एमएस एक्सेल में दोस्तों अगर हम देखें तो 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ मतलब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, टॉप, मिडल, बॉटम। 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, मिडल, बॉटम। अब ये 6 तरह के अलाइनमेंट हमें थोड़ा समझना है कि 6 तरह के अलाइनमेंट होते क्यों हैं। तो एमएस एक्सेल जो है वो दोस्तों हमें कॉलम्स और रो में डिवाइड है। ये जो पूरी वर्कशीट हमें दिखाई दे रही है वो कॉलम्स और रो को आपस में क्रॉस सेक्शन के द्वारा बनी हुई है कि यहाँ पर कॉलम ये है और रो ये है। अगर मैं इसका एड्रेस देखूंगी तो यहाँ पर नेम बॉक्स में D2, अगर मैं इसका एड्रेस देखूंगी तो इधर से DOA3, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो B4। तो यहाँ पर इस तरह से कॉलम और इस तरह से रो में डिवाइड है ये वाला सेल। और सेल ही एक ऐसा प्लेस होल्डर है जिसमें कि टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूला लिखने में आता है एक्सेल का। यानी एक्सेल का जो मेन पार्ट है वो सेल ही है, सेल ही है जिसमें कि हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल का एक पर्टिकुलर यानी एक यूनिक एड्रेस है कि अगर हमें B4 यहाँ पर है तो बाकी कहीं पर भी हम मूव कर ले, लेकिन B4 हमें वहां पर नहीं मिलेगी। तो हम बता रहे थे आपको कि 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। अगर हमें वर्टिकली अगर हम चलते हैं तो ये कॉलम वाइज यानी वर्टिकली हम चलते हैं, तो अगर इस पूरे मॉनिटर की विंडो को हम देखें तो इसका जो वर्किंग विंडो में टॉप पार्ट ये है और आपका बॉटम पार्ट ये है। अगर हम वर्टिकली अगर करते हैं तो टॉप, मिडल और बॉटम। ऐसे अगर हम हॉरिजेंटली करते हैं तो यहाँ पर रहेगा लेफ्ट, बीच में सेंटर और इधर राइट। तो हम एक सेल ही मेन पार्ट है इसका, यानी एक्सेल की जान ही है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके देखूं कि अगर ये जो सेल है उस सेल को अगर हम देखें तो ये टॉप पार्ट यहाँ पर है, यानी सेल के टॉप में डेटा लेना है तो टॉप ये है, मिडल ये है और बॉटम ये है। और अगर हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर डेटा अरेंज करना है तो ये, और राइट साइड पर यहाँ, और इसको बीच में सेंटर। तो हमें एट ए टाइम 2 अलाइनमेंट सेलेक्ट करने होंगे जो कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह के होंगे। अब ये हम करके देखते हैं कि अभी हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट, इधर टॉप, ये होता कैसे है। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, मैंने टाइप कर दिया, एक्सेल ही टाइप कर दिया। एक्सेल को वही फॉर्मेटिंग के लिए मैंने बोल्ड कर दिया और साइज को भी थोड़ा ग्रो कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर जैसे मैंने एक्सेल लिखा है इस सेल के बॉटम, बॉटम में है या टॉप, मिडल, बॉटम। बॉटम तो है, वर्टिकली देखे तो बॉटम है, लेकिन अगर हॉरिजेंटली देखे तो ये लेफ्ट साइड पर है। देखिए इस सेल के बॉटम साइड पर है और लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटर में लेना चाह रही हूँ तो ये सेंटर में आ गया, और अगर मैं मुझे यहाँ पर राइट साइड पे करना है तो राइट साइड पे मूव कर दिया। ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, लेकिन अगर मुझे वर्टिकली मूव करना है कि इसको यहाँ पर टॉप पे ले जाना है तो ये टॉप वाला जो ऊपर के जो तीनों है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टॉप, मिडल, बॉटम है। टॉप पर मैं जैसे क्लिक करूंगी टॉप पे आ जाएगा, मिडल लेना है, मिडल, बॉटम। ये वर्टिकली मूव हो रहा है, वर्टिकली अलाइनमेंट है ये, टॉप, मिडल, बॉटम। और ये हॉरिजेंटली है कि यहाँ पर लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर मैं बोलूं कि मुझे डेटा को बिल्कुल सेंटर में रखना है
तो आपने यहाँ पर सेंटर तो कर दिया, ये देखिए मैंने सेंटर कर दिया, लेकिन अब मुझे वर्टिकली भी मुझे मिडल करना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पर सेंटर में आएगा। तो यहाँ पर मैंने मिडल किया, तो अब डेटा कहाँ पर आ गया हमारा, सेंटर में, यानी सेल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है ये। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर जो एक्सेल में 6 तरह के अलाइनमेंट है उनको उपयोग में ला सकते हैं। हम चाहें जैसे इसको डेटा को अरेंज कर सकते हैं, जिस कॉर्नर पे ले जाना चाहें उस साइड पे यहाँ पर बॉटम में लाना है और राइट साइड पे करना है, तो ये यहाँ पर डेटा यहाँ आ जाएगा। और दोनों में मुझे अगर सेंटर में लाना है तो सेंटर एंड मिडल दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। तो ये है हमारे 6 तरह के अलाइनमेंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा, सेल में मैंने लिखा हुआ है कोटा, यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा आगे राइट साइड पर शिफ्ट होता चला जाएगा। देखिए आप इन अलाइनमेंट का यूज ना करके और अगर हमें 1 बाय 1 थोड़ा सा मूव करना है तो हम इसको इंक्रीज इंडेंट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लेफ्ट राइट सेंटर ही है, लेकिन मुझे सेंटर भी नहीं रखना और मुझे लेफ्ट साइड पे टोटल लेफ्ट पे भी नहीं लाना है। देखो टोटल लेफ्ट पे अगर मैं लाती हूँ तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है, ये देखिए। और राइट पे अगर मैं करूंगी तो ये बिल्कुल राइट में आ गया, लेकिन मुझे अगर बीच में थोड़ा सा ऐसा मिड में रखना है तो मैं कैसे करूंगी, तो यहाँ पर डिक्रीज करूंगी, तो डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट यहाँ पर मैंने किया और ये इंक्रीज इंडेंट। इस तरह मैं इसको मूव करवा सकती हूँ, अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। वापस डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है कि उसी सेल में ये हॉरिजेंटली मूव करेगा। हॉरिजेंटली आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और चाहे तो डिक्रीज कर सकते हैं, ये इंक्रीज इंडेंट। अगला जो ऑप्शन है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि कंप्यूटर लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा टिल्ट करूं या फिर कुछ स्टाइलिश में लिखूं, तो यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर जो सिलेक्टेड है वो इस तरह से देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक घूमती है उसी डायरेक्शन में घूमता हुआ जा रहा है। यहाँ पर वर्टिकली टेक्स्ट, वर्टिकली आप लिखना चाह रहे हैं, ये पूरे टेक्स्ट शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पर मेरा सेल छोटा है। ये देखिए मैंने रो का हाइट और मैं बढ़ा दूंगी, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है रोटेट टेक्स्ट अप, टेक्स्ट ये तो अप से डाउन की तरफ है, अप से बॉटम मतलब टॉप टू बॉटम है, लेकिन अगर हम बॉटम टू अप करना है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दी हुई है, हम इन स्टाइल को फॉलो ना करके और अपने अकॉर्डिंग इसको एंगल को सेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे मैं क्लिक करूंगी, किस पे क्लिक किया देखिए, यहाँ पर मैंने ए बी वाले पर क्लिक किया और नीचे आता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें कि हम नंबर को, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये सब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे वो टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट का डायरेक्शन बता रखा है, अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दूं तो देख रही आप क्या देख पाते हैं, वो तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा रोटेट हो चुका है। वापस से मैं ए बी वाले पर गए और इसको नॉर्मल करना है तो मैंने यहाँ से इसको पिक किया और इसको नॉर्मल, ये देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री आ गया। ओके करूंगी, ये देखिए हॉरिजेंटली हो गया है ये। चलते हैं इसमें नेक्स्ट कमांड की तरफ। यहाँ पर ही इसी ऑप्शन में सारे कमांड है जो कि फॉन्ट, अभी जस्ट मैंने फॉन्ट बताया था, बोल्ड, इटैलिक, साइज वगैरह ये वही है। बॉर्डर भी मैंने आपको सेट करना बता दिया था कि किस साइड पे आप बॉर्डर लेना चाह रहे हैं। फिल कलर में यहाँ पर कुछ अलग से कुछ कमांड हमें मिले हैं कि यहाँ पर फिल का मतलब है कि ये जो सेल है सेलेक्टेड उसमें आप क्या फिल करना चाह रहे हो। फिल में हमने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर तो डाल लिया था, लेकिन यहाँ पर पैटर्न कलर, यहाँ पर मैंने कलर ले लिया, सपोज करो मैंने ग्रीन कलर ले लिया। और पैटर्न क्या लेना चाह रहे हैं आप, ये वाला पैटर्न यहाँ पर देखिए आप सैंपल में डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मैंने दूसरा सेलेक्ट किया, ये देखिए वर्टिकल बार से हॉरिजेंटली बार। ओके करेंगे, ये देखिए हम फिल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पर मैंने इस जगह पर गए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, फिल कलर, यहाँ पर मैंने पैटर्न फिल किया था, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर पैटर्न फिल ना हो, कुछ इफेक्ट हो टेक्स्ट के द्वारा। तो फिल इफेक्ट पर जाएंगे जहां पर मुझे 2 कलर की चॉइस दे रहा है कि दोनों कलर को चूज करके आप अपने अनुसार, ये देखिए
दोनों मैंने सेम कलर ले लिए, एक मैंने ये येलो ले लिया। तो दो कलर आप सेलेक्ट करके उसकी शेडिंग स्टाइल को सेट कर सकते हैं। शेडिंग स्टाइल यहाँ से हम कलर को चूज कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कलर यहाँ से। शेडिंग स्टाइल में हॉरिजेंटली, वर्टिकल, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप चेंज है, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर एंड फ्रॉम सेंटर। जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से उसकी स्टाइल सेट कर सकते हैं। ये मैं फ्रॉम सेंटर ओके करूंगी, तो जैसे मैं ओके करती हूँ, ये देखिए इस सेल में जो मैंने इफेक्ट दिया है वो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट सेल को मैं वापस से सेलेक्ट करती हूँ इसके बीच की, यहाँ पर उसी डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, फिल इफेक्ट पर जाएंगे, और यहाँ पर फिल इफेक्ट पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक प्री सेट का नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसमें पहले से बनी हुई कुछ डिजाइन्स होती है जिनको कि हम काम में ले सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टेक जो हमारा कमांड है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये कुछ टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई किए हैं सेल पर, ये सेल पर। तो सेल पर बॉर्डर, फॉन्ट, अलाइनमेंट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे जो अगला कमांड है उसके ऊपर रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग, और इसको साइज को भी थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, यानी नॉर्मल। ये देखिए विड्थ को भी मैं कम कर दूंगी। रेप टेक्स्ट क्या करता है, देखिए रेप टेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगी कि आप इसके ऊपर इसमें जो टेक्स्ट लिख रहे हो, देखिए अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर और मैंने सेंटर ऐसे इस तरह से लिख दिया, तो क्या हो रहा है, ये रेप टेक्स्ट को मैं अनचेक कर देती हूँ तो ये डेटा बाहर जा रहा है। डेटा बाहर से मतलब है कि इसे सेल में नहीं समा पा रहे हो। ये कब आएगा, जब मैं इस लाइन पे जाके या तो डबल क्लिक कर लूं, तो जितना मैंने टेक्स्ट लिया है उसके अनुसार इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको कम करती हूँ और मुझे इसी सेल में मतलब ये विड्थ नहीं बढ़ानी है और इसी सेल के अंदर डेटा आए, तो दोस्तों ये डेटा कब सेट होगा, देखो यहाँ पर हम चल रहे हैं, एक तो कॉलम विड्थ है और एक है रो हाइट, और एक है हमारा टेक्स्ट का साइज। या तो आप टेक्स्ट का साइज कम करिए तो वो इसमें फिट हो जाएगा। देखिए अगर आप साइज को भी सेट मतलब साइज को भी कम नहीं करना चाह रहे हैं तो कॉलम की विड्थ बढ़ा दीजिए तो सेट हो जाएगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि कॉलम की विड्थ भी ना बढ़े और टेक्स्ट का साइज भी छोटा नहीं हो, तो क्या होगा, फिर तीन ही ऑप्शन है कि रो की हाइट बढ़ेगी। अब तो रो की हाइट बढ़ाने के लिए कि रो की हाइट कब बढ़ेगी कि जो कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है उसमें से जहां पर स्पेस के बाद वाला डेटा क्या हो जाएगा, इसी सेल में नीचे यानी सेकंड रो बन जाएगी, थर्ड रो बन जाएगी, फोर्थ रो बन जाएगी, जितना भी हम यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करेंगे। मैं करके देखती हूँ। रेप टेक्स्ट जैसे मैंने किया, ना तो विड्थ बढ़ेगी ना कॉलम का साइज कम होगा, रो की जो हाइट है फोर्थ नंबर वाली रो की हाइट बढ़ जाएगी। रेप टेक्स्ट देखिए अभी ये रो की हाइट बढ़ गई है, इस तरह से शो हो रहा है। ये क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए कंप्यूटर, अगर मैं यहाँ पर स्पेस देके मैं कोटा भी लिखना चाह रही हूँ तो कोटा जैसे मैं लिखूंगी, ये देखिए आपके नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। वो रो चेंज नहीं मतलब सॉरी सेल चेंज नहीं हुआ है, रो चेंज जो उसी सेल के अंदर रो चेंज हो गई है। अगर मैं और भी आगे कोई टेक्स्ट टाइप करूंगी तो ये यहाँ पर ये देखिए, और इसका रो का मुझे हाइट बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। अगर मैं कम करती हूँ, इन टेक्स्ट को हटा देती हूँ पीछे से, तो ये है मेरा रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट में विड्थ भी नहीं बढ़ती है, टेक्स्ट का साइज भी कम नहीं होता है और रो की हाइट बढ़ जाती है। एक दोस्तों अगर मैं इसी डेटा को अगर मैं नॉर्मल कर देती हूँ, रेप टेक्स्ट हटा देती हूँ, यहाँ से मैंने कंप्यूटर ही रख देती हूँ, सेंटर भी हटा दिया, और इसका मैंने साइज को मैं रो की हाइट जो है उसको कम कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर और यहाँ पर लिख दिया सेंटर। अब वही कि कंप्यूटर सेंटर जो लिखा है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, अगर मैं ऐसे करूं तो ये इससे बाहर जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट इसी में मतलब सेट हो जाए और रो आपके कॉलम की विड्थ भी नहीं बढ़े और रो की हाइट भी नहीं बढ़े।
तो क्या होगा, तीन चीजें थी मैंने बताई थी, या तो विड्थ बढ़ेगी, या रो की हाइट बढ़ेगी, या टेक्स्ट का साइज कम होगा। तो जब ये भी नहीं बढ़ाना है, ये भी नहीं बढ़ाना है, तो क्या कम होगा, हमारा टेक्स्ट का साइज कम हो जाएगा। और वो ऑप्शन मिलेगा हमें, ए बी पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पर है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या कहता है कि अगर आपका सेल से बाहर डेटा जा रहा है तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाए और उसी कॉलम विड्थ में सेट हो जाए। ओके करेंगे, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये। अगर मैं इसके आगे सेंटर के आगे कोटा लिखूंगी तो साइज और कम हो जाएगी, लेकिन उसी विड्थ के अंदर फिट हो जाएगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर कोटा जैसे मैंने लिखा साइज और कम हो गई है, यानी डिक्रीज हो गई है। अगर मैं कोटा को हटा देती हूँ तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उसी कॉलम विड्थ के अंदर डेटा आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है श्रिंक टू फिट। डेट कभी हम होता है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट के नेम लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह। तो यहाँ पर मैंने लिखा हिंदी, और यहाँ पर मैंने लिखा इंग्लिश, और यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटर। इनको मैं डिलीट कर देती हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए मैं क्लियर फॉर्मेट और क्लियर कंटेंट, ये देखिए। अब यहाँ पर देख, हम क्या देख पा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर बाहर जा रहा है। तो हम तीनों को सेलेक्ट किया और ए बी वाले पर क्लिक करूंगी, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाऊंगी और मर्ज श्रिंक टू फिट। मुझे कॉलम का विड्थ वही रखना है, तो क्या होगा, जब यहाँ पर टेक्स्ट ज्यादा है, यानी सब्जेक्ट में जो टेक्स्ट है, नंबर ऑफ टेक्स्ट ज्यादा है, तो वो साइज कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम श्रिंक टू फिट अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज और सेंटर, कभी ऐसा होता है कि हम टेबल बनाते हैं, कि यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं और उस टेबल पर अगर मर्ज एंड सेंटर करके हम स्टूडेंट मार्कशीट वगैरह लिखना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे। इसको पहले मैं कंटेंट को डिलीट कर देती हूँ, क्लियर ऑल कर दिया। यहां से ए से लेके डी तक मैंने सेल को सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर, देखिए, और यहां पर लिख दिया मैंने मार्कशीट। ये देखिए, एक ही सेल बन गई है। वापस से मैं करके बताती हूँ। यहां से मैंने सेल को सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ सेल्स, और मर्ज एंड सेंटर, ये पहला ही ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर। जैसे मैंने क्लिक किया, ये एक सिंगल सेल बन गई है। चाहे तो इसको कलर से हाईलाइट कर सकते हो मैं, ये देखिए। और जो डेटा हम लिखेंगे, यहाँ पर भी मैं कलर फिल कर देती हूँ। जो डेटा हम लिखेंगे वो सेंटर से निकलेगा, सेंटर से, यानी सेंटर अलाइनमेंट रहेगा इसका। ये देखिए यहाँ पर दूसरा इसका ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का एक बार हम देखते हैं कि ये मैंने सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर गए और मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या बोलता है, जो वर्टिकल कॉलम्स की लाइन है वो हट जाएगी, बाकी हॉरिजेंटल जो लाइन है रो की वो रहेगी। मर्ज अक्रॉस देख पा रहे होंगे आप, ये पहली, दूसरी, मैंने यहां से यहां तक का ये मैंने डेटा सेट किया था। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर देना चाह रही हूँ तो यहाँ पर बॉर्डर, देखिए मर्ज अक्रॉस में क्या हुआ है कि वर्टिकल लाइंस जो है वो यहाँ पर हट चुकी है। वापस नॉर्मल कर देती हूँ मैं यहाँ पर, अनमर्ज सेल, ये देखिए। अब मर्ज अक्रॉस में क्या होगा, वर्टिकल जो कॉलम्स की लाइन है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह से टेबल बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी टेबल को मर्ज अक्रॉस के माध्यम से कर सकते हैं। अगला जो है वो मैंने मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मर्ज सेल, यानी अगर हम मिलाएं तो ये एक ही सेल बन जाएगी, कई सारी सेल से मिलके एक ही सेल बन जाएगी। और डेटा कहाँ से, आप जहां पर भी चाहे डेटा आप लेफ्ट, ये टॉप, मिडल, बॉटम, जहां पर भी आप सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल से हम एक ही सेल को भी बना सकते हैं, मर्ज एंड मर्ज सेल्स के माध्यम से। अनमर्ज करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अनमर्ज हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझे सेलेक्ट करके अनमर्ज करना है तो वापस से जाएंगे और अनमर्ज। अनमर्ज सेल, और बॉर्डर डालना है तो ऑल बॉर्डर, यहाँ से ऑल बॉर्डर डालेंगे तो ये
अनमर्ज करना है ये को, तो वापस से अनमर्ज, जहां से हमने मर्ज किया था वहीं से हम अनमर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको अलाइनमेंट ग्रुप में 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट एक्सेल के बताए, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद टेक्स्ट को अगर हम स्टाइलिश थोड़ा लिखना चाह रहे हैं या फिर सेल में कलर फिल करना है, बॉर्डर डालना है, ये सब मैं यहाँ पर अप्लाई करके बताया मैंने आपको। टेक्स्ट रैप क्या होता है, श्रिंक टू फिट क्या होता है, और मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, इसके बारे में बताया। तो ये सब आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट के माध्यम से अगर हमें आते हैं, हमारे पास तक पहुंचते हैं, तो उनको सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि मैं आपको नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगी, और ये हमारा एक्सेल का पार्ट 6 रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।